विद्यार्थियों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का जो हमारा इवेंट है वो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और पीछे पैनल में भी लग रहा होगा कि आज मैं जो आपके सामने इवेंट लेके आया हूं, इसमें जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की 8000 से ज्यादा जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हैं, उनके नोटिफिकेशन से संबंधित आपको मैं आज यहां पे सारी जानकारी देने वाला हूं। प्लस इवेंट के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप पहले से तैयार बना के रखें जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। आज मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या फोटो की डायमेंशंस हैं, सिग्नेचर कितना चाहिए होता है, क्योंकि बाद में फिर बच्चों के जो फॉर्म होते हैं वो इसी वजह से सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। आखिरी बार भी जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, जिसमें सबसे मेन कारण उनका फोटो और सिग्नेचर था। तो आज के इवेंट में आपको नोटिफिकेशन से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो समय को खराब नहीं करते और फिर हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज आपके रहने वाले हैं, आपके काम के भी हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो आपका ये जो नोटिफिकेशन आया था इसको आरआरबी की वेबसाइट पे पब्लिश कब किया गया था, तो वो आपको 13 सितंबर को हो गया था। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यानी कि फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो रहा है वो कब से, वो आपका 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्लस अगर आपसे पूछा जाए या आपके हम कह सकते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि आखिरी डेट आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगी जो आपको पता होनी चाहिए, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आपका 13 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं कि प्लीज आप अपने आखिरी उसके लिए इंतजार मत करिएगा कि हम आखिरी तारीख का वेट करें, फिर आप लोग यही कहते हो कि वेबसाइट हैंग हो गई, ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप इसको भर लीजिए, वो आपके लिए सबसे सही रहेगा। अब फीस पेमेंट की आखिरी तारीख क्या है वो भी जान लीजिए, वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट रहने वाली है। प्लस अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, जो कि आप प्रयास करिएगा कि फॉर्म में गलती ना हो, उसके लिए भी यहां पे तारीख दी गई है कि अगर आप उसमें कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की आपकी ये विंडो खुली होगी। यानी कि आराम से आपको 9 से 10 दिन दिए जा रहे हैं। इसके बीच में आप अपने फॉर्म को क्या है, कोई भी अगर गलती हुई है तो वो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रयास यही करिएगा कि जब अगर आप इंटरनेट वाले भैया से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो बाकायदा आपके सामने भरे, क्योंकि बहुत बार ये फॉर्म बोल देते हैं हम भर देंगे, पीछे से गलती हो जाती है और भरपाई करनी पड़ती है किसको, स्टूडेंट्स को। अब आगे की कहानी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आया है इसमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। प्लस आपको इसमें आपकी एज भी बता देते हैं कि क्या इसमें जरूरी है। तो आपकी जो इसमें एज दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 18 से 36 साल दी गई है, 18 to 36। और ये आपका 3 साल का क्या दिया गया है, 3 साल का आपका इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, और वो भी सिर्फ आपका इसी बार है, अगली बार नहीं होगा। और 3 साल का रिलैक्सेशन वो किस लिए है, वो जो आपका कोविड-19 आया था जिसकी वजह से आपकी जो कुछ ये बोलते हैं कि पोस्ट नहीं निकल पाई और जो लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर वो आपका सिर्फ क्या है, आपका इसी बार है, अगली बार होगा नहीं। कौन कौन सी पोस्ट है, लेवल 5 की 3 है और लेवल 6 की 2 पोस्ट है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये दोनों की दोनों लेवल 6 की पोस्ट है। फिर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी कि टाइपिंग आपको कहां कहां जरूरत होगी, जहां जहां आपका टाइपिस्ट मेंशन है। मैं आप फिर भी आपको एक चीज बोल देता हूं, अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं बहुत ज्यादा रेलवे में जॉब पाने के लिए, तो बेहतर होगा कि आप अपनी टाइपिंग पे भी जोर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। और अभी भी अगर मैं रूखा रूखा मान के चलूं तो आपके पास 6 से 7 महीने अभी भी हैं अगर टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो अगर आप डेली आज से ही शुरू कर देते हैं, आधे घंटे की सुबह, आधे घंटे की शाम टाइपिंग, तो तब तक आपकी ये प्रैक्टिस बड़ी सही हो जाएगी। और मुश्किल से आपको कितना चाहिए, 30 शब्द चाहिए, वो प्रति मिनट की जो स्पीड मांगी है वो हो जाएगी अगर आप आज ही से शुरू कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं पेपर दे लूं उसके बाद रिजल्ट आ जाए फिर मैं टाइपिंग करूंगा, तो भूल जाना, वो आपके लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एज तो यहाँ पे सबकी 18 से 33 दी गई है, पर 36 इसलिए मेंशन है क्योंकि 3 साल का वो आपका ग्रेस दिया गया है, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे, ये आपकी इनिशियल पे 35,400, 35,400 और बाकी की तीनों जो है वो 29,200 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी इनिशियल पे जो है।
ठीक है। अब ये एज मैंने आपको बता ही दी है, 18 से 36 साल है, वो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको पता ही है। वैकेंसी में आपको बता देता हूं, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की करीबन 1000 वैकेंसी है, 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी है। वहीं अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसी और सीनियर क्लर्क की जो है वो आपकी 732 वैकेंसी है। यानी कि कुल मिला के आपकी वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, 8113 वैकेंसी है, जो कि हम एक उम्मीद मान के चल रहे हैं कि शायद भविष्य में ये आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी। आगे की अगर बात की जाए एग्जाम का क्या है यहां पे, कि आपका जो एक एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे कि क्या रहेगा। देखो इसमें लिखा है देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा, वो भी आपका क्या होगा, 2 स्टेज में होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट जहां पे जरूरत है। जैसे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट कहां पे, जहां पे टाइपिस्ट लिखा हुआ है, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपको स्टेशन मास्टर में यहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर के लिए, और टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहां जहां पे आपका टाइपिस्ट लिखा है वहां पे टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, और जो आपका स्टेशन मास्टर वाला है वहां पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। वहीं अगर इसकी हम बात करें, जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर कम टिकट सुपरवाइजर, यहां पे भी आपका क्या होगा, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, प्लस आपका क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपका हर जगह होता ही है, डीवी और आपका मेडिकल भी यहां पे आपका किया जाएगा। अब आगे की बात करें तो एज लिमिट मैंने आप लोगों को यहां पे बता ही दी थी कि क्या यहां पे एज लिमिट है। एक बार इसको और एक बार देख लेते हैं। यहां पे द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल। सबसे पहले तो याद रखना ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 1/1/2025 से यहां पे आपको क्या किया है, अप्लाई किया जा रहा है। प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है, लेवल 5 और 6 की जो जॉब है, यानी कि जो आपकी सारी ही जॉब आ जाएंगी इसमें, जो मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें एक लेवल 5 की, ये वाली जो नीचे की 3 है, और ऊपर की जो है लेवल 6 की। इनके बारे में साफ साफ क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। लेवल 5 और 6 की जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो। एक बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा एक प्रश्न रहता है कि सर मैं इस तारीख को पैदा हुआ हूं, मैं इसके बाद पैदा हुआ हूं, मैं इससे पहले पैदा हुआ हूं, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बकायदा रेलवे ने प्रॉपर डेट दी हुई है कि किसके बीच में आपको यहां पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो अपर लिमिट क्या है कि आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 2 जनवरी 1989 से पहले ना पैदा हुए हो, 2 जनवरी 1989। अगर आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो 2 जनवरी 1986 से पहले ना पैदा हुए हो। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 2 जनवरी 1984 से पहले ना पैदा हुए हो। क्लियर हो गई, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं अगर बात करूं, पहले की तो बता दी, अब मैं आपको बात का बता देता हूं। 1 जनवरी 2007 के बाद आप पैदा ना हुए हो। अगर आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए हो तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, और ये सबके लिए है। तो इसके बाद वाले बाहर हैं, और इससे पहले वाले आप अपनी कैटेगरी देख लेना, आप यूआर वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले, सामने बकायदा आपकी डेट मेंशन की हुई है। अब करते हैं आगे की बात। सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि यहां पे आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है क्या। जो पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर पे आपका देना है आपको, उसमें आपका टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट का। उसमें जीके के क्वेश्चन 40 है, मैथ्स के क्वेश्चन 30 है, रीजनिंग के क्वेश्चन 30 है, यानी कि कुल मिला के आपके क्वेश्चन कितने हैं, 100 है। और आपको देना कितने हैं, उसको 1.5 घंटे में देना है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपको इसमें 20 मिनट या इनफैक्ट 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 90 मिनट से आप 30 मिनट और ज्यादा, यानी कि आधा घंटा और ज्यादा दिया जाएगा। अब आगे की अगर बात की जाए तो इसमें ये चीज मेंशन हुई है, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर विल बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर क्वेश्चंस आपके इन तीनों में से ही रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। नेगेटिव यहाँ पे आप जान लीजिए 1/3 मार्क, तो नेगेटिव आपकी अच्छी खासी रखी गई है इस बार, वो आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जो आपकी सिलेबस है वो आप एक रफ नजर यहाँ पे मार लीजिए।
मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, वही जो ज्यादातर सब में आता है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशो और प्रोपोर्शन जिसको हम अनुपात कहते हैं। इसके अलावा आपका परसेंटेज जिसको प्रतिशत कहते हैं, मेंसुरेशन, टाइम और वर्क, इसके अलावा चाल और दूरी, इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, प्रॉफिट और लॉस जिसे लाभ हानि कहते हैं, प्लस इसमें एलजेब्रा भी है, याद रखना। इसमें आपकी जियोमेट्री है वो भी याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री है वो भी याद रखना, और स्टैटिस्टिक। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अर्थमेटिक आ रही है, इसमें तो अर्थमेटिक नहीं है, साफ साफ इसमें सिलेबस मेंशन्ड है जिसमें आपकी अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक सब आपसे पूछा जाए। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का मोर और लेस ज्यादातर जो आपका विभिन्न एग्जाम में सिलेबस होता है वही है, इसमें कोई बहुत अलग नहीं है। अगर बात की जाए, एनालॉगी सब में आता है, इसके अलावा नंबर सीरीज जो होती है वो आपके पेपर में, कोडिंग डिकोडिंग हो गया ये भी आपके सभी पेपरों में आता है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटी और डिफरेंस, रिलेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म जो आप जानते हैं कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़की लड़के हैं, इस प्रकार जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपका वेन डायग्राम, पजल जो है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, ये आपके मोर और लेस ज्यादातर एग्जाम में यही होता है। तो इसमें आपको कुछ अलग नहीं है कि डिफरेंट आपसे पूछा जा रहा हूं। जीके के सामने आपके बकायदा कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आप एक बार इसमें नजर मार लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे से आपके देखो क्वेश्चन आते हैं। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जीके जीएस जो है अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मानते हैं कि जीके जीएस का कोई, कहते हैं कि ऐसा समुद्र है जिसकी कोई गहराई शायद नाप नहीं पाए, पर आपको एक प्रयास तो जरूर करना है कि आपके सामने ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। कहीं आप ये गलती मत कर देना कि सामने जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं वो आप छोड़ के चले गए, पता चला आप पढ़ते चले जा रहे हैं और आपसे एक बहुत बड़ी गलती क्या हो गई कि आप इसमें यूनाइटेड नेशन को ही छोड़ के चले गए, संयुक्त राष्ट्र को। आप पढ़ते चले जा रहे हैं जीके जीएस और संयुक्त राष्ट्र छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी छोड़ दी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब आपके पेपर में, इसके मुख्यालय यूनेस्को वगैरह ये सब आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो एक बार ये जीके जीएस है, इस पे एक बार आप अच्छे से अपने टॉपिक पे नजर मारना है। प्लस आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मैं ये वाले टॉपिक्स तो पढ़ के जाऊंगा ही जाऊंगा, और उसमें साफ मेंशन भी है कि आपका 10वीं स्तर तक का पूछा जाएगा। कितने स्तर तक का? 10वीं स्तर तक का क्वेश्चन आएंगे, कोई आपका बहुत यहाँ पे डीप नहीं जाने वाले। क्लियर हो गई ये चीज। अब आगे की इसमें मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आप पहला स्टेज अगर पार कर लेंगे तो फिर आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? सेकंड स्टेज के लिए। और इसमें भी आपका क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है आपका। इसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्ट ही होगा, जिसमें आपका टाइम पहले की तरह 90 मिनट ही है, पर इस बार आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे? बढ़ेंगे। जीके के क्वेश्चन 50 है, मैथ्स के क्वेश्चन 35 है, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी 35 है, यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120। क्लियर हो गई ये बात? जो आपको किसको करने हैं? 90 मिनट में करने हैं। साथ में आपकी ये चीज पहले की तरह दी हुई है कि अगर कोई पर्सन है डिसेबिलिटी के साथ तो उसको 120 मिनट यानी कि 30 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्लस आपका नेगेटिव वही रखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट वाले की तरह, आपका 1/3 क्या रहेगा? यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे इसमें एक चीज दी गई है, मैं आपको पहले बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला वो आपको सभी पोस्ट के लिए देना है, हर हालत में देना ही पड़ेगा। फिर जब आप पहले से पास हो जाओगे तो फिर आपको दूसरा स्टेज टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो भी आपको किस में देना है? सबके लिए देना है, अलग नहीं है। बस अलग अलग क्या है वो जान लीजिए। टाइपिंग आपकी 2 में ही होगी, जहां जहां टाइपिस्ट लिखा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें ही आपका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो स्टेशन मास्टर के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं गुड्स ट्रेन मैनेजर और बात की जाए चीफ कॉमर्शियल कम आपका टिकट सुपरवाइजर, उसके लिए आपका कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की अगर बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। एक बार इसको अच्छे से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को क्या होती है इसी में होती है, तो वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी वन आरआरबी ओनली एज पर देयर एलिजिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मेड बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। देखो आपको अपना जोन निर्धारित करना पड़ेगा कि आप एक ही जोन से भरेंगे, ये चीज इसमें सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन्ड है। प्लस इसमें आपका क्या दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले एक बार सारे के सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज दी हुई है। हालांकि वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे खुद ही बता दूंगा, ठीक। अब इसमें क्या है? स्कैन डॉक्यूमेंट इन जेपीईजी फॉर्मेट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन।
यानी कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके होने चाहिए, जिससे आप भविष्य में क्या है एंड टाइम पे जाए नहीं, फॉर्म भरने के टाइम पे आपके पास पहले से ही वो क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में होने चाहिए। अब आगे की अगर बात की जाए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे देखो, ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन कैंडिडेट की फोटोग्राफ है उसका सबसे पहले आप साइज देख लीजिए, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में रहना चाहिए। यही वो चीज होती है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा फंस जाता है। बकायदा आप किसी कंप्यूटर सेंटर वाले भैया पे जा भी रहे हैं तो कोशिश करिए आंखों के सामने ही फॉर्म भरा जाए और ये इसके बीच की ही आपकी साइज होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम फोटो और सिग्नेचर की वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म आपके क्या हुए थे, रिजेक्ट हुए थे। ये तो हो गई फोटो की बात। अब बात करें अगर सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का क्या सीन है, तो वो आपका 10 KB से लेके 40 KB के बीच में, कि सिग्नेचर 10 से 40 के बीच में और फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो आपका SC ST सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आपका फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं। अगर वो कहीं जाने के लिए फ्री चाहते हैं तो उसमें जो आपका साइज क्या दिया गया है वो 50 से 100 KB का दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए किसी को अगर स्क्राइब फोटो चाहिए, यानी कि जो लोग डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कितनी रखी गई है, यहाँ पे आपकी 20 KB से लेके 50 KB के बीच में रखी गई है। तो ये आपके फोटो की चीज जरूर है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप फॉर्म कैसे भरोगे थोड़ा सा वो समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। वहां पे अगर आपको एक सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो बड़ी अच्छी चीज है। वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे, अब सबसे पहले तो याद रखना, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट। तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा, अगर नहीं है तो। अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर इसमें लिखा हुआ है अगर कैंडिडेट का अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको वही अकाउंट उसमें के सारी चीजें डालनी है, जिससे आपका फॉर्म अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसमें जो जो डिटेल्स आपकी काम की है वो आपकी ऑलरेडी पहले से उसमें ऑटो फिल हो जाएंगी। हाँ, अगर कैंडिडेट का अकाउंट नहीं बना हुआ है पहले से, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट को बनाना पड़ेगा आगे फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि जब आप अपना एप्लीकेशन का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि एक बार जब अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद उसमें बदलाव करने में फिर चीजें में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बकायदा रेलवे ने ये लिख के भेजा है कि एक बार जब आप डिटेल्स भर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा केयर के साथ भरना है, जिससे उसमें कोई कमी ना हो। प्लस मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो है वो आपको एक, अगर इसको मैं सही तरीके से बोलूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्त का फोन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कभी किसी जो ईमेल फॉर्म भरने वाले भैया हैं वही इसमें क्या कर देते हैं, वही अपनी आईडी डाल देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ये आपकी ईमेल आईडी अंत तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब के काम में आता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था, फॉर्म भरे गए थे कभी, पेपर हुआ बाद में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गए, जिस फॉर्म मोबाइल से हमने फॉर्म भरा था वो हमारी सिम खो गई है। तो आप ये गलती मत करिएगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंत तक सिलेक्शन तक आपके पास रहे। अब आगे की इसमें क्या चीज लिखी हुई है, इसमें आपको सिंपल सी चीजें दी गई हैं कि आपको इसमें नेम डालना है जब फॉर्म भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम भरना है। इसके अलावा आपका मदर्स नेम होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मैट्रिक नंबर, आप किस ईयर में पास हुए हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लस इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और उसके बाद आप क्या है सबमिट करेंगे। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि सबमिट होने के बाद आपका जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और एक और चीज इसमें जो बार बार कह रहे हैं कि आपका जो मेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओटीपी आपका इसी पे आएगा, या तो मोबाइल नंबर पे आएगा या ईमेल आईडी पे आएगा, इन दोनों पे ही आएगा। तो वहां से आपको ओटीपी से के माध्यम से ही वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए फोन नंबर बिल्कुल क्या है आप अपना परफेक्ट वाला रखें। ठीक है, बाकी इसमें वही चीजें दी गई हैं कि जब आप इसमें ओटीपी भर दोगे तो आपके पास सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी वेरीफाई कर दी जाएंगी। ये सब चीजें आपकी मेंशन यहाँ पे अच्छी खासी हो गई हैं। अब फोटो और सिग्नेचर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक और बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। बहुत लोग ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली नहीं होनी चाहिए। साइज आपका इसमें क्या है 35 mm से 45 mm, या फिर इसमें पिक्सल दिए गए हैं 320 से लेके 240 पिक्सल। प्लस आपका जो यहाँ पे क्या है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।
और आपकी जो साइज दिया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एक और चीज याद रखना, कुछ प्यारे प्यारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि हम ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लो सेल्फी खींच लेते हैं। तो भैया सेल्फी वाले मोबाइल से नहीं, इसमें साफ साफ इसमें लिखा है दैट कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन। सबसे पहले तो याद रखना, फोटो लेटेस्ट वाली होनी चाहिए। पता चला अपनी फोटो लगा दी है 10 साल पुरानी वाली, ना खुद समझ पा रहे हो, ना वो फॉर्म में जो एडमिट कार्ड आया है वो समझ पा रहे हो, तो फिर वो आपको गेट से भगा देगा कि 10 साल पुरानी फोटो है, बचपन की, शक्ल बदल गई है, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, कोई मतलब नहीं है उसका। और ये आप कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल स्टूडियो जो है, कैमरे वाले स्टूडियो होते हैं, वहां से आप फोटो खिंचवा लोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मोबाइल से इस प्रकार ली गई फोटो, हो सकता है भविष्य में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, साफ मेंशन्ड है। इसमें यह भी लिखा है टोपी लगा के फोटो ना लें, और जो सनग्लासेस होते हैं बिल्कुल स्टाइल वाले 99 रुपए का चश्मा, वो इसमें लगा के फोटो वोटो ना डाल दें, ये सब चीज भी नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका लिखा है फेस शुड ऑक्यूपाइड एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया ऑफ फोटोग्राफ विद अ फुल फेस व्यू लुकिंग एट द कैमरा। यहाँ पे आपका कम से कम फोटोग्राफ में 50% तो आपका ये है कि आपका चेहरे का व्यू होना चाहिए। बाकी में आपकी ये सब चीजें भी आ सकती है, कंधा वगैरह, पर 50% तो एटलीस्ट आपका चेहरा उस पूरी पासपोर्ट फोटो में 50% से ज्यादा आपका चेहरा तो दिखना चाहिए ही चाहिए। अब आगे की अगर बात की जाए, सिग्नेचर की अगर बात करूं, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ब्लैक इंक पेन से, तो ब्लैक इंक पेन से आपको क्या करना है, साइन करना है। और साइन आपका क्या है, रनिंग वाला साइन होगा। कैसा, रनिंग वाला। ये नहीं कि आप अपना नाम लिख दो, जैसे मेरा नाम वरुण है और मैं साइन करने बैठा हूं और मैंने साइन ऐसे कर दिया कि ये मेरा साइन है वरुण, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसमें आपका रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में साफ साफ मना कर दिया। प्लस आगे की अगर बात की जाए तो डायमेंशन याद रखना, 50 mm से 20 mm और 140 से 60 पिक्सल में भी आपका बकायदा यहां पे दिया गया है। सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, 10 KB से लेके 40 KB के बीच में सिग्नेचर का क्या रहने वाला है, आपका साइज रहने वाला है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। प्लस मैं आप लोगों को यहां पे एक लिस्ट पहले ही दे देता हूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास जब आप यहां पे फॉर्म भर रहे हैं। देखो 10th की मार्कशीट, इसी से आपके सारा का सारा नाम चेक होता है। तो जब भी आपके नाम में कुछ गलती है या नहीं, तो आपका नाम जो होगा वो 10th की मार्कशीट से चेक होगा। प्लस 12th की मार्कशीट हो तो वो भी अच्छा है। अब ओबीसी के सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो बच्चे पूछते हैं कितना पुराना चल जाएगा। बोलते तो यही है कि 2 साल पुराने के बाद आपको बनवा लेना चाहिए, पर यहाँ पे मैं 3 वर्ष लिख रहा हूँ कि 3 वर्ष भी चल जाएगा। और वो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये बनेगा कैसे, जिस तहसील से आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वहीं से आपका राष्ट्रीय स्तर का भी बनके तैयार हो जाएगा। अब SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कितना पुराना, तो यहाँ पे कोई कितना पुराना नहीं है, कितना पुराना भी आपका चल सकता है। ओबीसी में आपका 3 साल का वो है। अब आधार को प्लीज अपडेट करके रखना। ये नहीं होना चाहिए कि आधार में आपकी 10th की मार्कशीट में पापा का नाम है के शर्मा और फिर आपके आधार में नाम क्या हो गया, के शर्मा। इसमें भी आपका रिजेक्शन हो सकता है और आगे दिक्कत आ सकती है कि 10th की मार्कशीट में आपका कोई डॉट नहीं था पिता के नाम में, अब यहाँ पे डॉट कैसे आ गया। इसलिए आप अपने आधार को बिल्कुल उसी हिसाब से अपडेट करके रखना है जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए है जो EWS कैटेगरी से है, 8 लाख आप जानते होंगे, तो उसी हिसाब से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी क्या करना, बना के तैयार रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से बना के तैयार रख लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब आपके पास पूरी डेट भी आ गई है, पेपर भी आपको जल्दी ही पता ही चली जाना है कि कब आपका पेपर होगा। तो जंग का जब आपको समय पता चल गया है तो तैयारी शुरू कर दी जाए तो वही अच्छी, क्योंकि जंग वही जीती जाती है जिनकी तैयारी बहुत पहले से हो रही होती है। अब आप जंग के समय पर तैयारी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी की, तो उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है अपने स्टूडेंट के लिए। उनका जो मार्ग है अपनी सफलता तक पहुंचने का, उस मार्ग को और सुगम बनाने के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम उत्कर्ष क्लासेस एक्सप्रेस बैच लेके आया है और ये आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा। ठीक है, जो आपको पूरे स्टूडियो से पढ़ाई जाएगा। ये आपका 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 23 सितंबर से। और आप जानते ही हैं कि उत्कर्ष क्लासेस को अब 22 साल हो गए हैं और उत्कर्ष ने जब भी उत्कर्ष के लिए कोई खुशी का पल आया है तो उसको हमेशा उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ बांटा है। तो उन्हीं में से ये एक प्रयास है कि वर्तमान में जो उसकी कीमत थी वो क्या है, आपकी 4000 थी, उसको घटा के ऑलरेडी 800 कर दिया है।
और अगर आप इस पे UC22 वाला कोड लगाएंगे, क्योंकि 22 वर्ष हो गए हैं उत्कर्ष क्लासेस को, जब आप ये वाला कोड लगाएंगे तो आपको बैच की कीमत जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 624 आपको मिल जाएगी, 624 आपको मिल जाएगी। बट डू रिमेंबर, आपके पास जो ये ऑफर है ये सिर्फ 16 सितंबर तक ही रहेगा। कब तक? 16 सितंबर तक। उसके बाद ये बैच आपका जो रेट मेंशन है उसी हिसाब से आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। तो आपको ये मौका मिला है, इसका जल्द से जल्द फायदा उठाइए। प्लस आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित और भी बहुत सारे इवेंट्स है जो हम लेके आते रहेंगे कि क्या क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के SSC चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।